हेलो दोस्तों। इसके पहले बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक लेक्चर कर लिया है। उस लेक्चर में हमने क्या देखा है? उस लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डेफिनेशंस को देखा है, उसकी ब्रांचेस को देखा है और बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से देखा है और कंप्लीट किया है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या और इसके आगे है। अब हम आज बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नेम कैसे आया, साइंटिफिक नेम क्यों ज़रूरी है। एक 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 प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम क्यों ज़रूरी है, क्यों उसको उसी के नाम से नहीं पुकारा जा सकता है, तो उसको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम उसको भी देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो हम जब हम बात करते हैं कि हमारे नेचर में हमारे आस-पास लिविंग चीज़ें, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे हम अपने आप को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन हो गया वर्सेस एक क्या हो गया, मान लो हमारे हाथ में एक पेन है, पेन हो गया। तो हम कह रहे हैं एक ह्यूमन लिविंग है, मतलब इसमें जीव है और ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो क्यों ये ह्यूमन लिविंग है, क्यों ये पेन नॉन लिविंग है? क्या हम चल सकते हैं इसलिए हम लिविंग हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पेड़-पौधे नहीं चल सकते हैं, पेड़-पौधे नहीं चल सकते। क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो भी लिविंग है। तो हम कैसे ये लिविंग हुए? ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे अंदर है, जो एक लिविंग बॉडी को लिविंग बनाता है? तो उसी को हम देखेंगे। तो हम मेनली देखेंगे कि क्या लिविंग बनाता है। एक पेन, एक ह्यूमन को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ऐसा क्या है? तो हमारे अंदर ऐसा सेल है। तो हमारे अंदर सेल्स मौजूद हैं जो हमें लिविंग बनाते हैं। एक पेन के अंदर सेल्स नहीं प्रेज़ेंट है, सेल्स नहीं प्रेज़ेंट है। एक पेन किसका बना होगा? ये मार्कर किसका बना होगा? ये मार्कर एटम से मिलकर बना होगा, छोटे-छोटे एटम से मिलकर बना होगा। और एक ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होगी? छोटे-छोटे सेल से मिलकर बनी होगी। अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स क्या होते हैं? क्या हमारी पूरी बॉडी एक ही सेल की मिलके बनी है? नहीं। तो सेल भी 2 प्रकार के हुए। मान लो ऐसी सेल बॉडी, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो एक सेल से मिलके बने हैं, उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं और जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी है, उनको हम मल्टीसेल्युलर कहते हैं। मल्टीसेल्युलर मतलब इनमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें केवल एक सेल है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो हम देखेंगे अमीबा। अमीबा इसका एक एग्ज़ाम्पल हो गया। इसमें हम ह्यूमन बीइंग को ही देख लेंगे कि ह्यूमन बीइंग है। तो अब सेल क्या है? अब हम सेल की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। सेल की डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आएँगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो इकाई है मतलब इकाई है। तो मतलब सेल क्या है? जैसे छोटी-छोटी ईंट से मिलके पूरी दीवार बन जाती है, वैसे सेल से मिल कर के क्या बन जाता है? एक पूरा लिविंग बॉडी बन जाता है। तो सेल की सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल सेल को हम जान लेते हैं, थोड़े में ही हम जानेंगे। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक 1665 में सेल की डिस्कवरी की। और सेल की इन्होंने रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल को देखा था वो नॉन लिविंग था। वो नॉन लिविंग था। पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने ही देखा, लेकिन जो ये सेल था वो नॉन लिविंग था। और अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी आती है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल की डिस्कवरी डिस्कवरी किसने की? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन एवी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक एवी ल्यूवेनहॉक जी ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो आपको पॉइंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। एक ऐसा सेल था, नॉन लिविंग सेल था। और लिविंग सेल, इसकी डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और सेल को दो भागों में बांटा गया है। मेनली सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। अब पता चलता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक समान दिखते हैं, क्या दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक हम सेल का छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। मतलब सारी चीज़ों को तो हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मतलब इतना मेंशन कर पाएंगे कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल, और दोनों को किस आधार पे बांटा गया? न्यूक्लियस के आधार पर। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किस में प्रेजेंट होता है? सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया। और जितना सब बचा एनिमल एंड प्लांट्स सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो हम छोटा सा सेल का डायग्राम बनाएंगे। मान लो सर्कुलर शेप में यहाँ सेल का डायग्राम बनाया हमने। सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस बनाया। सेल के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। यहाँ न्यूक्लियस जैसी संरचना एब्सेंट होती है, तो यहाँ न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ न्यूक्लियस के नाम पे न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो हम कह देंगे इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। एब्सेंट है। इसमें एक स्फेरिकल बॉडी है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो यहाँ डीएनए कैसा? यहाँ सेल्स में मेनली दो तीन चीजों पर हमें फोकस करना पड़ता है। जैसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं सेल के बाहरी वाले भाग को। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसमें लीनियर डीएनए। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन डीएनए जो होगा वो सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब दो धागे, एक धागा है दिख रहा है, एक धागा। डबल स्ट्रैंडेड यहाँ भी है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड यहाँ भी है डीएनए। इसमें डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर। इसमें डीएनए कहाँ होगा? खुले में होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को रखा गया है। इसमें डीएनए को कहाँ रखा गया है? बाहर रखा गया है। तो और इसमें एक चीज प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को 70S कहते हैं, एक को 80S कहते हैं। तो आपको प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा? 70S टाइप का। और यूकैरियोटिक में मेनली कौन सा होगा? इसमें 70S 80S दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें दोबारा प्रेजेंट होगा, उसको हम 80S कहेंगे। 80S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। इसमें 70S प्रेजेंट होगा। इसमें और क्या होगा? इसमें सेल वॉल डायनेमिक। मेनली आपको याद रखना है कि ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जिसका डीएनए खुले में होता है, जिसका डीएनए नेकेड होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, वो यूकैरियोटिक है। मेनली डिफरेंस क्या है इसमें? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब न्यू, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो दो प्रकार का सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ऐसा हमें नहीं कहना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें एक सेल होता हो प्रोकैरियोटिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेजर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो आप जानते रहिए प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। कम से कम मेजर एक डिफरेंस तो आप याद ही रख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस के आधार पर। तो इसको हम रब करते हैं, देख लीजिए। तो हमने देखा लिविंग और नॉन लिविंग देखा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे। जैसे हमने यहाँ कुछ नाम लिख दिया। हमने यहाँ लिखा आम, हमने यहाँ लिखा मैंगो, यहाँ लिखा मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ लिखा मैंने आम्बा। तो जो हिंदी वाला व्यक्ति है उसको आम कहोगे तो समझ जाएगा, हाँ ये आम है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये पेड़ में पाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि ये जमीन से खोद के निकाला जाता है। आम है, इसको पाया जाता है। कोई अंग्रेज व्यक्ति होगा तो उसको मैंगो कह के हम पुकारेंगे तो वो जान जाएगा, हाँ ये आम है, मीठा होता है, जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है। मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम कहाँ से आया अब इसको हम बताएंगे। आंबा। आंबा एक मराठी वर्ड है, इसका मतलब भी होता है कि आम। तो इस चीज के इतने सारे नाम हैं, हमने 3-4 लैंग्वेज में देखा तो हमें इतना कंफ्यूजन हो गया। अब चाइनीज में, जापानीज में, नेपाली में, यहाँ तेलुगु में, हर चीज में आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आम के इतने सारे नेम।
आम के इतने सारे नेम। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया, जिसको हम द्वीप पद्धति नामकरण कहते हैं। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बायोनॉमियल मतलब दो प्रकार का। तो मैंजीफेरा इंडिका, जैसे हम आम का साइंटिफिक नेम देख रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अगर हम साइंटिफिक स्टेज पर मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे तो पूरी दुनिया जानेगी कि आम की बात हो रही है, यहाँ किसी और चीज की बात नहीं हो रही, आम की बात हो रही। तो हमें किसी ऐसे चीज को संबोधन करने के लिए कुछ ऐसा चीज चाहिए था, कुछ ऐसा नाम चाहिए था कि हम अगर विश्व के मंच पर अगर चाहे जहाँ मैंजीफेरा इंडिका बोले तो वहाँ सब समझेंगे कि हाँ आम है। अगर हम आम बोलेंगे या मैंगो बोलेंगे तो हो सकता है कोई ना समझ पाए, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका जब बोला जाएगा तो ये बेशक इसमें कोई सवाल नहीं रह जाएगा कि किसी और चीज के बारे में बात हो रही, ये आम के ही बारे में बात हो रही। तो मैंजीफेरा इंडिका। तो इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है? पहला नेम है जीनस और दूसरा वर्ड इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। पहला नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस, और दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम हटा देते हैं। तो इनका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को लिखने का भी तरीका है, मैंजीफेरा इंडिका। जैसे हम लिखते हैं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस लिखा हमने, तो जब हम ऐसे आम भाषा में लिखते हैं तो होमो, पहले जो जीनस वाला नाम है, जीनस वाला है उसको कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, और जो स्पीसीज है उसको स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो हमेशा आपको साइंटिफिक नेम लिखते टाइम आपको ध्यान देना होगा, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो अगर आप ऐसा नहीं किया करेंगे तो इसको गलत माना जाएगा। बाय द वे आप हो सकता है आपने स्पेलिंग सही से लिखी हो, लेकिन ये आपकी लापरवाही मानी जाएगी। तो ऐसा करना जरूरी होता है, ऐसा करना उनके नियमों में है। या तो इसको इटैलिक में लिखे, हाथ से तो कोई इटैलिक लिख नहीं पाएगा, तो बुक में ऐसे तिरछे में लिखा रहता है। तो यही बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था, क्लासिफिकेशन किया था। और जिसे इसका नाम हो गया होमो सैपियंस। दो तीन नाम आप लिख लीजिए, दो तीन नाम आप लिख लीजिए, दो तीन नाम आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैन का, मैन का होमो सैपियंस, सैपियंस। और मैंगो का मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। और हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई। और किसका? हाउस फ्लाई के बाद बीट का भी है आपके पास, बीट का। इन सबका नाम लिख लीजिए आपको, इन सबका। इसका क्या है? मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। इसका क्या है? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। थोड़ा स्पेलिंग इसकी हो सकती है मिस्टेक, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आप चार पांच नाम ऐसे याद कर सकते हैं तो आपको आसानी रहेगी। हो सकता है जैसे ह्यूमन का आपको मैन का याद ही होना चाहिए, मैंगो का, हाउस फ्लाई का, वीट का थोड़ा याद होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं कि हम भोजन कैसे लेते हैं, भोजन कैसे लेते हैं आप, भोजन हमें कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त करते हैं। जब ये एनिमल्स के संदर्भ में आता है तो होता, इन्हें कहा जाता है कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और जब प्लांट के बारे में आता है तो कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या है? तो हम पहले लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कौन से आते हैं? प्लांट्स आता है, प्लांट्स आता है। हेट्रोट्रॉपिक में कौन आता है? एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे प्लांट्स क्या करता है? अपना भोजन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। दे
डेराइव एनर्जी, भोजन नहीं कहेंगे, एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे लिखना ही है तो इनऑर्गेनिक सोर्स। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 प्लस H2O, यहाँ से ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बनाते हैं। या तो ऑटोट्रॉपिक को ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड, ऐसे लिख सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या मतलब होता है, दे ड्राइव, दे डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, मेनली डिपेंड्स किस पे होते हैं, मेनली डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पे, डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स एंड इट्स सोर्स। इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हो, दे डेराइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स। तो डिपेंड्स करते हैं प्लांट्स पे और प्लांट के प्रोडक्ट्स पे, प्लांट्स एंड इट्स सोर्स। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। प्लांट्स पे कैसे डिपेंड होते हैं, आप कहोगे कि हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म प्लांट पे कहाँ डिपेंड होते हैं, जैसे शेर बकरी खा जाता है, शेर बकरी खा जाता है, बकरी क्या खाती है, बकरी घास ही तो खाती है, तो बकरी बड़ी होगी तभी तो शेर खा पाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही हमारा भरण पोषण होना है, एनिमल का भरण पोषण प्लांट से ही होना है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपनी एनर्जी या अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं। और एनिमल्स अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। इनके इनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सन की लाइट को ट्रैप करता है, सन की लाइट को ट्रैप करता है, CO2 प्लस H2O के मिलने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर एक बकायदा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपना फूड स्टोर भी करते हैं, ये भी अपना फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं और ये भी अपना फूड स्टोर करते हैं। प्लांट में जो स्टोरेज होता है उसको स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है, और जो एनिमल्स में स्टोरेज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है। तो हम क्या देख लिया, हमने ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप दोनों देख लिया। एक टर्म और यूज होता है, मेटाबॉलिज्म। तो क्या आप बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है, आप बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म हम किसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचय, उपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म देखेंगे क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शंस, सभी प्रकार के ऑल केमिकल केमिकल रिएक्शंस रिएक्शंस occurs in the occurs inside the body of a living organism, या total sum of all chemical reactions inside living organism, living cells। तो सभी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में, जो लिविंग को लिविंग रहने के लिए जरूरी है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हम उसको भी देखेंगे कि एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। आपको इसको नोट करना है, देख स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यहाँ हम आपको देख, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है, एनाबॉलिक में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके
बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है और मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, तो ऐसे होता है। तो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक बिग मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं, एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन में, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में एक बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटता है। तो बताओ एनर्जी किसमें निकलेगी, एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी और कहाँ निकलेगी? हमें लगता है एनर्जी यहाँ देनी पड़ेगी और यहाँ निकलेगी, यहाँ यहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी और यहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ देनी पड़ेगी। तो ये स्मॉल टू कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल, कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल, ये कॉम्प्लेक्स से स्मॉल की ओर जा रहा है, स्मॉल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहा है। एनाबॉलिज्म में इसको जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ एनर्जी लगती है, यहाँ एटीपी का यूज होता है, और यहाँ पर एनर्जी लिबरेट होती है, यहाँ पर एनर्जी निकलती है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आपने देख लिया। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं, कुछ हम ब्रांचेस के फादर्स का नाम लिख लेंगे, जैसे साइटोलॉजी का फादर कौन है और इकोलॉजी का फादर कौन है, इन सबको देखेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है रॉबर्ट हुक साहब को, रॉबर्ट हुक। तो इसके बाद आता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इसका फादर कहा जाता है आर.डी. मिश्रा, रामदेव मिश्रा। उसके बाद आता है फादर ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, कैरॉल इरके को कहा जाता है, कैरॉल इरके को कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, नॉर्मन ई वॉरलॉग। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। तो आप जो 3-4 हैं आप याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी, जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप राय अपनी दे सकते हैं। उस चीज़ को आगे की वीडियोज़ में सुधारा जाएगा। वीडियो हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, ऐसे वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।